फोर्थ जो है वो है कंसिडरेशन मे बी एन एक्ट, एब्सटेनेंस और प्रॉमिस। इसका क्या मतलब है? सीधी सी बात है, जैसे मैंने बोला कुछ करना या कुछ ना करना या कुछ फ्यूचर में करने का प्रॉमिस देना। एक्ट, एब्सटेनेंस और प्रॉमिस तीनों चीज़ें हो सकती है। एक्ट यानी पॉजिटिव एक्ट कि कुछ करेंगे। यहाँ पे ये बात हो रही है कि कंसिडरेशन, जब आप किसी चीज़ की कंसिडरेशन किसी को अग्रीमेंट में देते हो, वो भी कोई एक्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, या कुछ करने की फॉर्म में या कुछ ना करने की फॉर्म में या किसी प्रॉमिस की फॉर्म में आप कंसिडरेशन दे सकते हो। जैसे कि यहाँ एग्जांपल है कि क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स होता है। बी ने ए को सेल करने थे गुड्स ऑन क्रेडिट, और बी ने बोला ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन सी को बोल, तीसरा एक बंदा है उसको बोल कि पेमेंट की गारंटी वो लेगा, कि अगर तू पेमेंट नहीं करता वो करेगा, मुझे इस चीज़ की गारंटी ले तो मैं तेरे को उस क्रेडिट पे दे दूंगा गुड्स। तो यहाँ पे कंसिडरेशन क्या था? कंसिडरेशन एक एक्ट था कि जो सेल ऑफ गुड्स अगर वो होगा तो वही उसकी कंसिडरेशन है कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ठीक है मैं पेमेंट करूँगा। गारंटी का पे जो गारंटी है, वो गारंटी का जो प्रॉमिस उसने किया है, उसके लिए कंसिडरेशन क्या है कि वो सेल ऑफ गुड्स होगा, और सेल ऑफ गुड्स के लिए कंसिडरेशन तो वो है ही उसका प्रॉमिस गारंटी करने का। तो अगेन दिस इज़ एन एक्ट, पॉजिटिव एक्ट। देन एब्सटेनेंस यानी कुछ ना करना। एग्जाम्पल समझो, ए और बी दोनों के बीच में एक लोन का एग्रीमेंट होता है, लेकिन लोन जब ड्यू होता है तो बी उसकी पेमेंट नहीं करता। तो बी बोलता है कि माना मैं पेमेंट नहीं कर रहा, लेकिन लेकिन तू कोर्ट में जाके, वो ए को बोल रहा है बी कि तू कोर्ट में जाके मेरे ऊपर केस मत कर, मैं तेरे को 10 नहीं 12% इंटरेस्ट दूंगा जब पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पे क्या, कुछ ना करना, केस ना करना मुझ पे इज़ द कंसिडरेशन कि पेमेंट तेरे को मिल जाएगी उस चीज़ के लिए। तो कंसिडरेशन कुछ ना करना भी होता है। ठीक। तीसरी चीज़ एक्ट और एब्सटेनेंस के बाद आती है रिटर्न प्रॉमिस। रिटर्न प्रॉमिस यानी कि एक का जो प्रॉमिस वो कर रहा है उसके बदले में कुछ करना या ना करना नहीं, उसके बदले में भी एक रिटर्न प्रॉमिस ही कंसिडरेशन है। कैसे? बहुत सिंपल, नॉर्मली जैसे हम बात करते हैं कि ए ने बी को बोला मैं तेरे को घर अपना बेचूंगा, बदले में 5 लाख रुपए लूंगा। तो यहाँ पे ए का प्रॉमिस है कि मैं तेरे को घर दूंगा, बी का प्रॉमिस है कि मैं तेरे को 5 लाख दूंगा। दोनों एक तरह से प्रॉमिस कर रहे हैं ना, तो इट इज़ अ रिटर्न प्रॉमिस। एक प्रॉमिस के बदले दूसरा प्रॉमिस, तो वो एक एग्रीमेंट बना। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो रूल आता है कंसिडरेशन का, ओके ये क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट रूल जो आता है कंसिडरेशन का, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। ज़रूरी नहीं है कि एक कॉमन सेंस की बात अगर हम करें कि कंसिडरेशन एडिक्वेट होनी चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी लॉ नहीं है। बस एक एग्रीमेंट की ज़रूरत होती है जिसमें अगेन एक प्रॉमिस है और कंसिडरेशन की बात हो रखी है, दोनों अगर उस पर एग्री हो रखे हैं तो हम कौन है बोलने वाले कि वो कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है। समझ रहे हो? जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल देखो कि ए ने बोला मैं तेरे को अपना जो हॉर्स है 1,000 रुपये का है, मैं तुझे 10 रुपये में दूंगा। अब यहाँ पे ए का ये जो, तो अब यहाँ पे ये जो एग्रीमेंट बना है कि 1,000 रुपये का है 100 रुपये में दे रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एग्रीमेंट वॉइड है। वो एग्रीमेंट एग्रीमेंट एग्री हो गए, उसकी मर्जी भाई, वो बेच रहा है 1,000 का 100 में। तो यहाँ पे इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्दो वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, बट इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। बट हाँ एक चीज़ है कि यहाँ जब यू you नो हम बात करते हैं कि दोनों पार्टीज एग्री हुए हैं, यानी कंसेंट है दोनों पार्टीज का, ये कंसेंट फ्री कंसेंट होना चाहिए। एक टर्म समझो, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बंदूक रख के उसे बोल रहा हूँ एग्री कर, कि मैं कि जो बंदा है बोल रहा है अरे एग्री कर, बंदूक रख के इसके सिर पे बोल रहा है कि एग्री कर कि तू मेरे को अपना घोड़ा 1,000 रुपये का 10 में बेचेगा। वो फ्री कंसेंट नहीं है। मतलब एक्चुअल में अब उसकी मर्जी से अगर वो दे रहा है खुशी खुशी तो ठीक है। ये नहीं कि फोर्सफुली कोई धोखे से साइन करवा लिए, या कोई फोर्सफुली कोई गन पॉइंट पे रख के उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये चीज़ भी आती है कि जब कंसिडरेशन इनएडिक्वेट का केस होता है तो कोर्ट इसको यूजुअली इसी सेंस में लेती है कि वो फ्री कंसेंट नहीं होगा। तो वो उसको चेक ज़रूर कर सकती है कोर्ट कि क्या देखते हैं कि फ्री कंसेंट था या नहीं। बट हाँ अगर फ्री कंसेंट निकल रहा है फिर कोर्ट कुछ नहीं बोल सकती, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, वो वॉइड नहीं है। ठीक है। ठीक है। इसके बाद आते हैं कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू। एडिक्वेट इनएडिक्वेट की बात है ही नहीं, बट वैल्यूएबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लॉ की नज़रों में वो वैल्यूएबल ही नहीं है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे केस है वाइट वर्सेस ब्लूएट का केस। इस केस में क्या होता है कि एक फादर है वो अपने बेटे को प्रॉमिस करता है कि उसका एक लोन आउटस्टैंडिंग है तो मैं उससे तेरे को रिलीज़ कर दूंगा,
यानी कि पैसे तेरे जो आउटस्टैंडिंग लोन तूने ले रखा है उसकी पेमेंट मैं कर दूंगा, लेकिन बदले में तू मुझे इस चीज़ की कंप्लेंट नहीं करेगा कभी भी कि तू प्रॉपर्टी के डिवीज़न में तेरे को इक्वल ट्रीट नहीं किया गया, ये बात को तू नहीं लाएगा। अब यहाँ पे कोर्ट तक जब ये केस पहुँचा तो कोर्ट ने ये बोला कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि लॉ की नज़रों में ये प्रॉमिस के बदले जो कंसिड्रेशन वो है कि नहीं तू कंप्लेंट नहीं करेगा कि तेरे को इक्वली ट्रीट नहीं हुआ प्रॉपर्टी डिवीज़न में, ये कोई कंसिड्रेशन वैल्यूएबल समथिंग ऑफ वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो देयर वाज नो कंसिडरेशन, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया। एक और केस है एरिंगटन वर्सेस एरिंगटन एंड वुड्स। यहाँ पे अगेन एक फादर है, वो अपने बेटे और बहू के लिए एक घर खरीदता है। उसने उस परचेज प्राइस का 1/3 पेमेंट जो है वो कर दिया था, बाकी जो है कुछ गिरवी रख के उसने मतलब लोन ले रखा था, एक तरह से कुछ गिरवी रख के उसने लोन ले रखा था। अब उसने अपने बेटे और बहू को ये चीज़ बोली कि अगर वो वीकली इंस्टॉलमेंट्स भर देते हैं तो वो घर उनका हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट भरने के बाद वो घर उनका ही रहेगा। अब यहाँ पे उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स अपनी दे दी, जो बेटे और बहू है वीकली जितनी देनी थी। तो क्या ये लॉ की नज़रों में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ ये है, क्योंकि लॉ की नज़रों में वीकली इंस्टॉलमेंट्स भरना 2/3 जो प्राइस है उसकी इन कंसिडरेशन फॉर गेटिंग द हाउस जो कि फादर उन्हें दे रहा है बदले में, इट इज़ समथिंग ऑफ वैल्यू, वैल्यूएबल है, तो इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो बात यही है कि कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, और ऐसे ही नहीं कि बहुत अनसर्टेन या वेग है। यहाँ पे एक लॉफुल का ये भी मतलब है कि इलीगल नहीं होनी चाहिए ना, कहीं बोले कि हाँ मैं तेरे को घोड़ा अपना, मैं तेरे को अपनी कार दूंगा बदले में तू इसका कत्ल करके, दिस इज़ नॉट अ लॉफुल कंसिडरेशन, इसलिए ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है एक प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशंस का केस। यानी कि नॉर्मली जो चीज़ अगर करनी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, तो वो कंसिडरेशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ऐसी कंसिडरेशन है जो वो वैसे भी करता ही, समझ रहे हो, कि उसके यूजुअल जो करना है उसने उससे हट के उससे कुछ ज़्यादा अगर कोई चीज़ कर रहा है उसको आप कंसिडरेशन मान सकते हो। केस से ज़्यादा समझ आएगा, देखो कॉलिन्स वर्सेस गॉडेफ रॉय का केस है। तो एक ए है, उसको कोर्ट की तरफ से सामान आता है कि तू हमें एविडेंस दे बी के बिहाफ पे। बी ने उसको बेसिकली प्रॉमिस कर रखा होता है कि वो उसको 6 गिनीज देगा इस ट्रबल जो इसने पूरा उठाया उसके लिए। अब यहाँ पे ए जो है वो केस कर देता है इसकी में कि मेरे को अपना जो अमाउंट है उसका रिकवरी है, लेकिन वो कोर्ट उसको नहीं वैलिड समझता, क्योंकि अगेन दिस इज़ नॉट अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। क्यों? क्योंकि ये तो उसे करना ही था, इट वॉज अ प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा उसने नहीं, कंसिडरेशन की बात हुई जो कि वो उसे देगा। इसके अलावा एक स्टिल्क वर्सेस मायरिक का एक केस है। इसमें क्या है, जो कैप्टन होते हैं ना शिप के, उनमें सीमैन होते हैं, आपको पता होगा, तो वो दो सीमैन जो हैं वो बेसिकली नहीं मिले। एक वो वॉयज, एक ट्रिप के टाइम पे एक तरह से दे गॉट लॉस्ट एंड उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिला। तो जो उस शिप का जो कैप्टन था उसने प्रॉमिस किया बाकी सारे जो क्रू मेंबर्स हैं उनको कि मैं तुम्हारे को ना एक्स्ट्रा वेजेस दूंगा उनके कॉम्पनसेशन में, कि वो जो दो नहीं मिल रहे अब उनका जो वेजेस हैं वो आप सब में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। मतलब आपकी वेजेस जो हैं नॉर्मली आपको मिलते हैं उससे ज़्यादा मिलेगी, इसका मतलब। बट जब वो ट्रिप ख़त्म हुई उन्हें उसने वो पैसे नहीं दिए, तो फिर उस टाइम पे एक बंदा उनमें से जिसको में नहीं मिले थे वो एक्स्ट्रा पैसे, उसने उस पर केस कर दिया कैप्टन पे। बट कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा काम तो नहीं किया जो उन्हें एक्स्ट्रा वेजेस मिले। वो शिप जहाँ से जहाँ पहुँचानी थी वो तो उनका वैसे भी काम था ही, वो सीमेन ही तो थे बाकी सारे भी, तो उनका तो वैसे भी काम था वो वहाँ से वहाँ पहुँचाना। तो दो लोगों के ना होने से उन्होंने कोई एक्स्ट्रा अपना ड्यूटी से ज़्यादा नहीं किया। मतलब उनकी ड्यूटी ये थी ना कि उन्हें वहाँ से वहाँ पहुँचानी है शिप, उन्होंने ड्यूटी पहले भी पूरी करनी थी अब भी पूरी करी, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा उन्होंने चीज़ नहीं की, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ के बिना कंसिड्रेशन नहीं मानी जाती, इसलिए वो एक्स्ट्रा वेजेस नहीं मिले उन्हें एंड इट वाज राइट। ठीक है, रामचंद्र चिंतामणि वर्सेस कालू राजू का एक केस है। इसमें क्या हुआ था देखो, एक क्लाइंट ने अपने लॉयर के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट किया था कि अगर तुम मुझे ये केस जिता देते हो मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा एडिशनल अमाउंट दूंगा। ठीक है, बट केस वो जीत जाता है, अमाउंट वो देने से मना कर देता है। तो फिर अगेन उस पर वो सूट फाइल करता है कि इसने अपने कॉन्ट्रैक्ट का नहीं किया जो बोला था करेगा।
तो क्या यहाँ पे कौन सही है? यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि केस क्लाइंट को केस जिताना तो लॉयर का वैसे भी काम है, ऑफिशियल ड्यूटी है ही उसी की। तो उसको केस जिता के उसने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया अपनी ऑफिशियल ड्यूटी से, जिसके कारण वो उसे बोल दें कि ठीक है एक्स्ट्रा अमाउंट उसे मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा उसने काम नहीं किया, तो यहाँ पे कोर्ट ने यही डिसाइड किया था, ठीक है। ऑलराइट, एक और चीज़ देखो यहाँ क्या लिखा है। A fire breaks out in D's shop. He offers pay amount of 500 to anyone who would bring out his trapped son S safe. P, a fireman at great risk to his life, brings out S alive. D is bound to pay the promised amount as he is not bound to risk his life in that rescue. यहाँ पे थोड़ा सा अलग चीज़ होती है कि अगेन यहाँ पे हम कोई और किसी को और को बोलते कि 500 रुपये दूंगा मैं, मेरे बेटे को ले आ तू इस फायर से, तो उसे वो देने पड़ते। बट यहाँ पे वो फायरमैन है, उसकी ऑफिशियल ड्यूटी ही वही है। लेकिन उसकी ऑफिशियल ड्यूटी ये नहीं है कि वो किसी के बच्चे को अपनी अपनी खुद की लाइफ रिस्क करके वो उसे लेके आए। समझ रहे हो? फायरमैन का काम ये नहीं होता कि वो अपनी लाइफ रिस्क करके किसी की दूसरी की लाइफ बचाए, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा समझो इस चीज़ को कि ही दैट पी वॉज नॉट बाउंड टू रिस्क हिज लाइफ इन दैट रेस्क्यू। तो उसको वो अमाउंट देना पड़ेगा बिकॉज ये एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। यहाँ पे ऑफिशियल ड्यूटी वाली वो चीज़ जो केस हमने अभी ऊपर डिस्कस किया वो नहीं अप्लाई होता, ठीक है। तो यहाँ पे देयर इज़ अ डिफरेंस विच यू नीड टू ऑलवेज रिमेंबर कि कब वो ऑफिशियल ड्यूटी ही है और कब वो ऑफिशियल ड्यूटी से ज़्यादा है, ठीक है।